हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अनुष्ठान क्लास में बहुत स्वागत है। हम सभी आज से पेडागोजी में पढ़ेंगे विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। और विज्ञान शिक्षण की विधियों में पहला विधि हम पढ़ेंगे संभाषण प्रदर्शन विधि। ठीक है, संभाषण प्रदर्शन विधि में हम क्या बात करेंगे? संभाषण प्रदर्शन विधि की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, या ये किसे हम संभाषण प्रदर्शन विधि कहेंगे। साथ में संभाषण प्रदर्शन विधि के गुण के बारे में बात करेंगे। साथ में संभाषण प्रदर्शन विधि के सीमाएं और दोष के बारे में बात करेंगे। और चौथा जो प्रोसेस की बात करेंगे, प्रभावकारी प्रदर्शन से संबंधित सुझाव के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। संभाषण प्रदर्शन विधि। ठीक है, तो संभाषण के नाम से ही स्पष्ट है कि हम कुछ मौखिक चीज़ों के बारे में बताते हुए साथ में हम प्रदर्शन उस चीज़ के प्रयोग करके हम दिखाएं, तो उसे ही हम कहेंगे संभाषण प्रदर्शन विधि। ठीक है, तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं। तो संभाषण प्रदर्शन विधि में हम बात करें तो प्रदर्शन तकनीक के पूरक के रूप में जब संभाषण तकनीक का उपयोग किया जाए, ठीक उसी समय संश्लिष्ट पूर्ण विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट इसमें है कि विज्ञान पढ़ाने की यह सबसे व्यवहारिक एवं उपयोगी विधि है। यानी ये संभाषण प्रदर्शन विधि केवल विज्ञान पढ़ाने के लिए ही सबसे उपयोगी है, व्यवहारिक भी है और उपयोगी विधि भी है। आगे हम चर्चा करें तो आप जानते हैं कि विज्ञान केवल बोलकर नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, बल्कि विज्ञान को पढ़ाने के लिए साथ में हमें प्रयोग भी करना पड़ेगा। इसलिए प्रयोग जो होगा संभाषण प्रदर्शन विधि का मुख्य अंग होगा। ठीक है, परंतु प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग प्रयोग करना भी संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार अपने आप ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था होने की आजकल की परिस्थिति में कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सारे बच्चों को अलग अलग चीज़ों को नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इन सब कठिनाइयों का उचित समाधान संभाषण प्रदर्शन विधि है। ठीक है, यानी अब उन परिस्थितियों को न जानकर हम अगर उचित समाधान संभाषण प्रदर्शन विधि का प्रयोग करके हम चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। आगे हम चलें तो इस विधि में यानी संभाषण प्रदर्शन विधि में अध्यापक पाठ्य विषय पर भाषण देता है। ठीक है, ठीक उसी समय वह विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक प्रयोग करके स्वयं दिखाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस विधि द्वारा विज्ञान के सिद्धांतों की क्या किया जाता है? पुष्टि करना संभव रहता है। किसके द्वारा? संभाषण प्रदर्शन विधि द्वारा। जैसे अगर हम आर्किमिडीज के सिद्धांत की पुष्टि का प्रयोग करना है तो पहले छात्रों को क्या करेंगे? प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि किसी वस्तु की भार पानी में कम हो जाता है। फिर प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया जाएगा कि भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार की क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब प्रदर्शन जब हमने कर लिया, प्रयोग करके जब हमने बच्चों को दिखा दिया, तो उसके बाद छात्रों को आर्किमिडीज के सिद्धांत का कथन बताया जाएगा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत ने क्या कहा था। ठीक है, इस तरह जो पढ़ाया जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, वह छात्रों को बहुत ही देर तक और स्थायित्व के साथ ज्ञान का अर्जन होगा। आगे हम चलें कि इस विधि को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक छात्रों से आवश्यकता अनुसार बीच बीच में प्रश्न भी पूछता रहता है। यानी संभाषण प्रदर्शन विधि में मौखिक विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताते हुए प्रयोग करते हुए बीच बीच में वह छात्रों से प्रश्न पूछता है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे छात्रों की योग्यता, रुचि और सामर्थ्य के अनुसार प्रदर्शन में सहायता मिलेगी और बच्चे जो होंगे उत्साहपूर्वक सक्रिय रूप से क्या करेंगे? भाग लेंगे। यानी वो उत्साहपूर्वक प्रयोग में आसानी से भाग लेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे संभाषण प्रदर्शन विधि के गुण क्या हैं।
ठीक है। तो संभाषण प्रदर्शन में पहली जो विशेषता है या पहला जो गुण है वो है कि सीमित साधनों वाले विद्यालयों में भी प्रभावकारी विज्ञान शिक्षण किया जा सकता है। ठीक है, यानी जहाँ पे सीमित साधन हैं, बहुत कम साधन हैं, वहाँ पे भी हम विज्ञान शिक्षण कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखें दूसरे गुण की बात करें तो इस विधि द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक प्रेक्षण की आदत, किसी घटना से अपेक्षित निष्कर्ष निकालने की योग्यता, रेखाचित्र निर्माण, स्पष्ट अभिव्यक्ति आदि की योग्यता का क्या होता है, आदि की योग्यता का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देखें कि छात्रों में निष्क्रियता के दोष को प्रयोग के समय और तत्पश्चात सामूहिक विवेचन में विस्तृत सहयोग के लिए प्रोत्साहित करके हम दूर कर सकते हैं। यानी बच्चों को प्रयोग के दौरान निष्क्रियता भी आती है, तो उस निष्क्रियता को दूर करने के लिए या तो हम सामूहिक विवेचन करेंगे या तो साथ में हम प्रश्न पूछते रहेंगे। ठीक है, चौथा, यह विधि बहुत उपयोगी है। कब उपयोगी है? जब उपकरण बहुत कीमती हो। दूसरा पॉइंट है उपकरण सुग्राही हो, यानी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो, और छात्रों द्वारा प्रयोग करने पर टूटने या नष्ट होने की संभावना हो, तब यह विधि बहुत ही उपयोगी हो जाती है। ठीक है, या तो प्रयोग खतरनाक हो तब भी यह विधि उपयोगी होती है। ठीक है, पांचवें गुण की ओर चलें कि संभाषण प्रदर्शन की पांचवी जो विशेषता है वो क्या है। तो पांचवी विशेषता है कि इस विधि में समय और पैसे दोनों की बचत होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि संभाषण प्रदर्शन विधि की सीमाएं क्या हैं, संभाषण प्रदर्शन विधि के दोष क्या हैं। सीमाएं या दोष एक तरह से हम माप सकते हैं। ठीक है, पहली चीज, इस विधि में काम द्वारा सीखने के लिए पूरा पूरा अवसर नहीं मिलता है। दूसरा, यह विधि छात्र केंद्रित विधि नहीं होती है। ठीक है, अधिकतर प्रयोग किसके द्वारा किए जाते हैं? अध्यापक द्वारा, इसलिए इस विधि को हम अध्यापक केंद्रित विधि भी कहेंगे। ठीक है, तीसरी सीमा क्या है संभाषण प्रदर्शन विधि की? कि छात्रों में प्रयोगशाला संबंधित उचित कौशल का विकास नहीं होता है। ठीक है, आगे की ओर चलें। चौथी जो सीमा है, इस विधि से क्या होता है कि छात्रों को व्यक्तिगत अनुभव का आनंद नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, हमने 4 सीमाओं की बात की। पहले हम बात की कि काम द्वारा सीखने की इस विधि में पूरा अवसर नहीं मिलता है। दूसरा, हमने बात किया कि यह अध्यापक केंद्रित विधि है। तीसरा, हमने बात किया कि प्रयोगशाला संबंधित उचित कौशल का विकास नहीं होता और इस विधि से छात्रों को व्यक्तिगत अनुभव द्वारा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे की ओर चलें और आगे अब हम बात करेंगे कि प्रभावकारी प्रदर्शन से संबंधित कुछ सुझाव। यानी जब हम प्रदर्शन करना स्टार्ट करें संभाषण के साथ, तब उसमें हम क्या क्या सावधानियां बरतें और उसके लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि प्रदर्शन को प्रभावकारी बनाने की जो पहली शर्त है, पहली जो आवश्यकता है वो क्या है कि प्रदर्शन सभी छात्रों को भली भांति दिखाई देता रहे। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है कि प्रदर्शन उपकरण का आकार और छात्र संख्या इस प्रकार नियोजित की जाए कि सभी प्रेक्षणीय पक्ष सभी छात्रों को स्पष्ट दिखें। यानी जो जो हम प्रेक्षण करें, जितने स्टेप में हम प्रेक्षण करें, वो आसानी से बच्चों को दिखाई दे। ठीक है, आगे की ओर चलें और देखें जिन यंत्रों का आकार छोटा है उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या किया जाए, दिखाया जाए। एंड जिन यंत्रों का आकार बहुत छोटा है उन्हें एक एक बच्चों को बारीकी से दिखाया जाए। ठीक है, तीसरे हम सुझाव के बारे में बात करें तो तीसरा सुझाव क्या है? तीसरा सुझाव है कि जिन उपकरणों का प्रयोग हो उन्हें मेज के बाईं ओर उसी क्रम में रखना चाहिए जिस क्रम में उन्हें दिखाना है। ठीक है, और जब उपकरण का उपयोग कर लिया जाए तो उपकरण को दाईं ओर रख देना चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या करना चाहिए कि उपकरणों का जो ढेर है उसे प्रदर्शन मेज पर कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चौथा सुझाव क्या है? चौथा सुझाव है कि प्रदर्शन से पूर्व शिक्षक को प्रयोग का पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए और उत्पन्न होने वाली सभी शंकाओं में समाधान भलीभांति विचार विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, और जो भी प्रयोग अध्यापक करे उसे उसमें सफल होना उसका जरूरी है। ठीक है, यदि अध्यापक बार बार कहता है कि इसे ऐसा होना चाहिए परंतु यह नहीं हुआ, तो ऐसे प्रयोग का छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, पांचवें हम सुझाव के बारे में ध्यान दें तो पांचवा सुझाव है कि छात्रों का प्रयोग प्रदर्शन में अधिकाधिक सहयोग लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रयोग संबंधी छोटे छोटे टास्क उत्तरदायित्व भी क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी छोटे छोटे टास्क भी हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। आगे देखें छठे पॉइंट में कि प्रयोग समय और मौसम के अनुकूल होने चाहिए। ठीक है, अगर धूप में होने वाला प्रयोग उस दिन नहीं करने चाहिए जिस दिन बादल हो। यानी अगर कोई प्रयोग ऐसा करना है जो धूप में ही हो सकता है, तो उस दिन ना करें जिस दिन क्या हो? आसमान में बादल छाए हों। और बर्फ का प्रयोग जब भी किसी प्रयोग में किया जाए तो गर्मी का मौसम सर्वोत्तम नहीं होता है। ठीक है, बर्फ के साथ प्रयोग करने के लिए गर्मी का मौसम क्या होता है? सर्वोत्तम होता है अगर बर्फ का प्रयोग करना है। ठीक है, सातवां पॉइंट देखें कि अध्यापक के प्रदर्शन मेज के पीछे बड़ा श्यामपट अवश्य होना चाहिए। यानी जिस समय प्रदर्शन के समय जो परिणाम प्राप्त होता है उसे श्यामपट पर जरूर लिखें और साथ में आवश्यक रेखाकृतियां भी बनाई जाएं। ठीक है, प्रयोग करते समय। आठवां पॉइंट क्या है कि प्रदर्शन में अध्यापक को प्रश्न पूछते रहना चाहिए ताकि बच्चों का उत्साह बना रहे। नौवां पॉइंट क्या है कि प्रदर्शन के पश्चात अध्यापक को छात्रों के निरीक्षण के संबंध में विवेचन कर लेना भी क्या होता है? उचित होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका संभाषण प्रदर्शन विधि है उसके प्रभावकारी प्रदर्शन से संबंधित सुझाव के बारे में हमने गहनता से अध्ययन कर लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे हम समझें कि आगे क्या है। प्रयोग के निष्कर्ष आवश्यक ज्ञात कर लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रयोग के जो निष्कर्ष हों, जो परिणाम हों, उन्हें अवश्य ज्ञात करें और साथ में उसमें सामान्यीकरण भी किया जाना चाहिए। ठीक है, जब छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना हो अथवा तार्किक रूप से सोचने की योग्यता विकसित करनी हो तो हमें भारतीय विद्यालयों में इस विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये विधि सफल और व्यवहारिक विधि के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में बात करेंगे पर्यटन विधि है और साथ में हम बात करेंगे प्रयोगशाला विधि। साथ में हम बात करेंगे पर्यटन विधि के क्या दोष हैं, क्या गुण हैं और प्रयोगशाला विधि के क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, क्या सुझाव हैं। इसके साथ ये लेक्चर यहीं पर क्या होता है? विराम होता है।